हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं दोस्त, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें करने वाले हैं अपन। इस चैप्टर को बेसिकली जो चैप्टर है सीखने वाला चैप्टर है। हर एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। नोमेनक्लेचर किस तरीके से आप इसके बारे में बहुत सारी बातें करना सीख सकते हो। और सबसे फर्स्ट बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हमारी लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है। ये सारी बात अपन इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। चाहे लेवल आरबीएससी का हो, चाहे लेवल सीबीएसई का हो, या फिर लेवल नीट या फिर जेई मेंस और एडवांस हो, अपन सारे लेवल को क्रॉस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। देखिए दोस्त, अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। ये जो कंपाउंड आता है अपने, ये जो चैप्टर आता है, ये चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें आता है दोस्त? इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, नाम लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो भाई, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आपने पहले कभी सुना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पहले अपन थोड़ा समझते हैं ब्रीफ के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। जैसे देख लो, मेरे पास में कोई भी सब्सटेंस ले रखा है, एक मेरे पास ले रखा है ए और एक में ले रखा है बी। ए के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बी के आउटर मोस्ट सेल में मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई टेंडेंसी क्या होती है? जनरली टेंडेंसी ये होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, कैसे भी करके। जनरली एटम्स क्या चाहते हैं, एलिमेंट्स एटम्स ये चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। उसके लिए चाहे हम डोनेट करें या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, कुछ भी करके क्या करना होता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर भी ए और बी यही करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। कर दो यार, ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे? तो बेसिकली देखो, ए सफिशियंट है, ए स्टेबल है, ए के आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन बी बेचारा थोड़ा सा भूखमरी है, बी के पास में थोड़ा सा मर रहा है वो बी के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कमी है। ए क्या करता है, बोला इलेक्ट्रॉन तो मेरे है लेकिन पार्शियली डोनेशन कर दूंगा। पार्शियली मैं तुझे डोनेट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन मेरे, लेकिन पार्शियली दोनों का क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, इसको बोलता हूँ मैं लॉन पेयर। लॉन पेयर होता क्या है? लॉन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए बेसिकली, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा हूँ, जोड़े के अंदर होगा। ये लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर ने ए ने डोनेट किया बी को, इसलिए मैं देखो इसको इस तरीके से लिखा है एरो से। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है? ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो, बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज देता है। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको चार्ज देता है नेगेटिव। या पार्शियली डोनेशन हो रहा है और पार्शियली एक्सेप्टिंग हो रही है, इसलिए बोलते पार्शियल नेगेटिव। ये डोनेट कर रहा है पार्शियल, इसलिए बोलते पार्शियल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, ये इनके ऊपर चार्ज आ गया। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है, इसी बॉन्डिंग को मैं क्या बोलता हूँ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलता हूँ दोस्त? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एकदम आसान तरीके से ये बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस कंपाउंड में मिलता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या फिर मैं इसको और क्या बोलूंगा, इसको मैं और बोलूंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलूंगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसको क्या बोल सकता हूं मैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्त, तब देखना, ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करी। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता कौन है? ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं? तो अपन बात वहां से शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल देखी है तो इसके अंदर 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। मैं बात करने वाला डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं दोस्त? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखना ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो देखना एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होता है उनको मैं क्या बोलता हूं? ट्रांजिशन एलिमेंट। दोस्त मैं बिल्कुल बेसिक चीज उठा रहा हूं, तो हर एक चीज को क्लियर करते चलेंगे अपन। क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? इसके कुछ फैक्टर्स है, कुछ रीजंस है। रीजंस देखना आप लोग। जैसे मैं इसके देखना, एक रीजन ये है कि जो डी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, डी ब्लॉक वो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में आता है, तो दोनों को ट्रांजिट करने का काम करे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। फर्स्ट करेक्टर ये बोल सकता हूं मैं। सेकंड, इसका जो रीजन है वो है इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है दोस्त? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हुए चलता रहता है, यानी वो +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर देगा, +4 भी शो कर देगा, +5 भी शो करता है। तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है दोस्त, और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोल सकता हूं? तो देखना, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होना चाहिए, या फिर ऐसा बोलू डी के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन जब होंगे उसके अंदर, उसको मैं बोलता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर मेरे पास में
D0 या फिर D10 लिखा हुआ है, बेसिकली जीरो तो छोड़ ही दो, कोई मतलब ही नहीं है D0 इसलिए, तो D10 की बात करूंगा। D10 के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड है, फिर ऐसे बोलो D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जैसे D ऑर्बिटल का अगर मैं बॉक्स की बात करता हूँ तो D ऑर्बिटल में टोटल 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं, 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, ये होते हैं। अब अगर मैं 10 भरूंगा तो देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके अंदर, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरने होते हैं भाई, 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो बताओ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, नहीं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं करेगा। और जब इतना सब कुछ नहीं करेगा तो D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों बता रहा हूं ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करता है। अरे यार डी ब्लॉक एलिमेंट को जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, और ये मेटल क्या करती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाती है। तो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो बेसिक थ्योरम है, जो हाइपोथेसिस है, वो कहां से डेवलप हुआ है, वो डेवलप हुआ आपका ट्रांजिशन एलिमेंट से, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो जनरली जितने भी अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो मेटल होगी, वो मेटल आपके कौन से ब्लॉक की होगी, वो होगी आपके डी ब्लॉक की। ठीक है दोस्त, आई होप आपको यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। ठीक है, अब हमारी लाइफ में कहाँ जरूरी है ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है दोस्त, इसको कोऑर्डिनेट बोलो, कॉम्प्लेक्स बोलो, बात है कि मैं डबल नाम बोल रहा हूँ, आप समझ जाना उस चीज को। ठीक है, जैसे आपने कभी नाम सुना है हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उस आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन, Fe का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखना यूजेस ऑफ, या फिर ऐसा बोल दो इंपोर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं इंपोर्टेंस। तो ये हमारे लाइफ में भी यूज होता है। जैसे देखना हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ Fe। आयरन का क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए तो बोलते हैं जनरली बॉडी के अंदर कि आयरन की कमी होने की वजह से अनीमिया हो गया। अनीमिया का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, आरबीसी के काउंट में कम होना क्या हो जाता है, अनीमिया। और आरबीसी कैसे बनता है, आरबीसी बनता है आयरन की वजह से। आयरन में क्या बनेगा, आयरन से बनेगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बनेगा आरबीसी, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता रहता है। ये प्रोसीजर होता है सारा। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपने क्लोरोफिल नाम सुना होगा, आपने क्लोरोफिल नाम सुना होगा, जो फोटोसिंथेसिस करवाता प्लांट्स के अंदर, क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। आप जरूर से याद रखें, एनसीईआरटी के की पॉइंट्स है ये। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन एंड क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या दोस्त, यहां तक सारी कहानी क्लियर होती है। ठीक है, ये अपने कुछ ब्रीफ बातें करिए, अब अपन अपने एनसीईआरटी की तरफ बढ़ते रहते हैं, हर एक लाइन को टच करते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। पहले टाइप्स ऑफ कंपाउंड, अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर मेनली अगर मैं कंपाउंड की बात करूं टाइप्स ऑफ कंपाउंड के अंदर, तो सबसे पहले कंपाउंड जो आता है उसका नाम है एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, नाम में लिखा था एडिशन, एडिशन कंपाउंड, या फिर मैं इसको और बोलता हूं मोलिकुलर कंपाउंड। क्या बोलता हूं, मोलिकुलर कंपाउंड। यार मोलिकुलर कंपाउंड या फिर एडिशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज एडिशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट इन फिक्स रेशियो। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज एडिशन ऑफ, देख नाम लिखा एडिशन कंपाउंड, एडिशन का मतलब जोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज एडिशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट इन फिक्स रेशियो। अगर आप उसको फिक्स रेशियो में किसी में मिलाते हो तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं अपन एडिशन कंपाउंड या फिर मोलिकुलर कंपाउंड। तो समय लिख दो, देखना शॉर्ट के अंदर ही, it is mixture of 2 or more salt in fixed ratio is known as a addition compound। अगर मैं इसके एडिशन कंपाउंड के टाइप्स की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, तो दोस्त यहाँ पर 2 टाइप्स होते हैं एडिशन कंपाउंड के। कितने टाइप होता है, 2 टाइप, आप जरूर से याद रखना। एडिशन कंपाउंड का भी 2 टाइप है। एक तो आपका डबल सॉल्ट, क्या आएगा, डबल सॉल्ट। एक आपका आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसी को मैं और बोलता हूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या बोलता हूं दोस्त, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बस ये आपका कंपाउंड हो गया, 2 टाइप के हो गए इसके अंदर, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यार क्या है डबल सॉल्ट, क्या है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, चलिए समझते हैं।
डबल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, ऐसे कंपाउंड जिनको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये क्या करेंगे, आयनाइज हो जाते हैं। ये आयनाइज्ड हो जाते हैं, अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं, खो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपनी आइडेंटिटी जो थी उनकी, जो जिस कंपाउंड के अंदर ये था, वो कंपाउंड सारा क्या करता है, वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो आयनाइज हो जाते हैं, इसको अपन बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विच इज आयनाइज्ड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे कंपाउंड्स जो आयनाइज हो जाते हैं अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो उसी को मैं बोलता हूँ डबल सॉल्ट। क्या कहानी क्लियर डबल सॉल्ट की? यस यार, ऐसे समझ में आता है। एग्जाम्पल बताओ, देखिए दोस्त, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको लेता हूँ फेमस एग्जाम्पल, फेरस अमोनियम सल्फेट। एग्जाम्पल क्या है दोस्त? फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको कॉमनली बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हो दोस्त? मोहर सॉल्ट। अब नाम जरूर याद रखना, मोहर सॉल्ट। जैसे ही मैं इसको पानी में डिसोल्व करूंगा, ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। यार एक एग्जाम्पल से काम नहीं बनेगा, दो एग्जाम्पल और लिखाओ। यस बिल्कुल लिखाता हूं, देखना। तो मैंने ऐसे लिखा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको बोलते हैं पोटास एलम। नाम जरूर से याद रखना, पोटास एलम। आपने फिटकरी का नाम तो सुना ही होगा, फिटकरी, दैट इज पोटास एलम। एग्जाम्पल और लिखिए, KCl.MgCl2.6H2, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डबल सॉल्ट। ये आपका डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। अगर आप इनको पानी में डालते हो, ये अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट इज डबल सॉल्ट। कहानी क्लियर? अब बात करता हूं दूसरा टाइप, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर मैं और बोल सकता हूँ इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो देखना, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जिसको अगर आप पानी में मिलाते हो, दे डू नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, है ना? ऐसा बोलो, दे पार्शियली आयोनाइज्ड, दे पार्शियली आयोनाइज्ड। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड। कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो सकते, उसको अपन क्या बोलता हूँ? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सॉल्ट लिया, उसको बोलता हूँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये कंपाउंड है, K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करता हूँ, देखना दोस्त, अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ H2O के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से डिसॉल्व होता है। कुछ ये डिसॉल्व होता है इसके अंदर। तो ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, आइडेंटिटी का लॉस्ट नहीं करते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, उसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना? क्या बोलेंगे दोस्त? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटेन देयर आइडेंटिटी, उसको क्या बोलूंगा दोस्त? मैं क्या बोलूंगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये अपना हो चुका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अपन जो है इस बात को तो यहीं ओवर करते हैं, डबल सॉल्ट को तो अपन यहीं ओवर करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपन देखो पूरा चैप्टर दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आगे अपन इसके बारे में फर्दर अपन कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं, बारे में कॉम्प्लेक्स किस तरीके से मेजर करते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं। तो देखो दोस्त, ये आपका है आयनिक बॉन्ड बनाने वाला कोई भी एटम, जैसे पोटेशियम है, आयनिक बॉन्ड, इस बिग ब्रैकेट, और ये जो इन दोनों के बीच में होता है आयनाइजेशन, इन दोनों के बीच में होता है आयनिक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है। और ये बना रखा है बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, इस बिग ब्रैकेट के अंदर सारा जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे अपन और पूरा डिटेल बढ़ने वाला है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये जो लिखा है Fe, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, CMa। ये लिखा हुआ साइनाइड, ये आपका लिगेंड है, और ये 6 इसका नंबर है, लिगेंड का कितना नंबर है? 6। इस तरीके से बात करेंगे अपन, ठीक है? तो अब देखना, कंपाउंड जो होता है, जैसे इसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर टाइप के कंपाउंड होता है, तो मैंने ऐसा लिखा, देखना ये किसके बेसिस पर होता है? ये लिगेंड के नेचर पे, फिर लिगेंड के टाइप पे बेसिस होता है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ होमोलेप्टिक कंपाउंड। आप जरूर से नाम याद रखना, होमोलेप्टिक कंपाउंड। और एक मैं आपको लिखता हूँ हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। क्या लिखूंगा? हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। देखो नाम में लिखा है, आप जब कभी भी साइंस के बारे में या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हो, तो वहां आप दो वर्ड का याद रखना चीजों को, एक तो होता है होमो और एक होता है हेटेरो। बेसिकली होमो का मतलब होता है इक्वल, या फिर बोल दो सेम, या फिर बोल दो इवन। ये होमो का मतलब होता है।
इक्वल हो सकता है, सेम हो सकता है या फिर इवन हो सकता है, इसको मैं होमो बोलता हूँ। हेटेरो का मतलब क्या हो जाएगा, अनइक्वल या फिर डिफरेंट या फिर ऑड। लो, तो होमो का मतलब इक्वल, सेम और इवन, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ऑड और अनइक्वल। ओके, अब देखना लिखा है होमोलेप्टिक कंपाउंड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, देखना दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विच हैव ऑल सेम लिगेंड। ऐसा ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सारे क्या होते हैं, लिगेंड सिमिलर होते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर सारे लिगेंड क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको मैं बोलता हूँ होमोलेप्टिक। फॉर एग्जांपल देख लो भाई, अभी साइनाइड है, 6 लिगेंड और 6 ही 6 साइनाइड का ही है, तो होमोलेप्टिक है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं, दिस टाइप ऑफ लिगेंड विच हैव नॉट, अगर मैं नॉट ऐड कर दूं, विच हैव नॉट ऑल सेम लिगेंड्स इज नोन एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या फिर हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। उसका एग्जांपल देखना आप लोग, मैं ऐसे लिखता हूं, ये लो, ये कोई मैंने कंपाउंड लिख दिया, ये आपका हेटेरोलेप्टिक है। कैसे पता कि आपने हेटेरोलेप्टिक के बारे में, तो देखो दोस्त, मेरे पास में 2 लिगेंड तो ईएन वाले हैं, 2 लिगेंड क्लोरीन वाले हैं, 4 लिगेंड है टोटल, और चारों लिगेंड डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है। और जब चारों लिगेंड सेम नहीं है, ऑल लिगेंड अगर सेम नहीं होता तो हेटेरोलेप्टिक है, और अगर ऑल लिगेंड अगर सेम होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कंपाउंड। बताता हूं इस बार कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, सम टर्मिनोलॉजीज, उससे आपका टॉपिक और क्लियर होने वाला है। टर्मिनोलॉजीज, तो टर्मिनोलॉजीज में फर्स्ट आपको बात करवाता हूं कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं, कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा आयन जो नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। दिस टाइप ऑफ आयन विच इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग विद न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव मॉलिक्यूल इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकता हूं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स आयन के ना, इट इज अटैच्ड विथ नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एलिमेंट। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स आयन। बिल्कुल सिंपल है। अब देखना, इस कॉम्प्लेक्स आयन में बेसिकली नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर नेगेटिव हो सकता है एटम, एलिमेंट पॉजिटिव हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक मेटल होना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, वो ट्रांजिशन मेटल, उसको मैं बोलता हूँ सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलता हूँ, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी में आएगा आपका सी एम ए या फिर सी एम आई, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम क्या बोलूं उसको मैं शॉर्ट में, सीएमए। सीएमए का मतलब होता है ऐसा कोई भी मेटल जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करता है, उसको बोलता हूं सीएमए, सेंट्रल मेटल एटम। तो देखना, मेटल विच accepts the electron pair is known as CMA। उसको क्या बोलता हूँ, CMA बोलता हूँ। अब देखना, मैंने क्या देखा, accepts the electron pair। आपको आइडिया होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का और क्या बोल दूं, लॉन पेयर, और क्या बोल सकता हूँ, लॉन पेयर। यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, लॉन पेयर एक्सेप्टर। मैं उसको और क्या बोलता हूँ दोस्त, उसको मैं और बोलता हूँ लुईस एसिड। क्या बोलता हूँ, लुईस एसिड। लुईस एसिड, ये आप जरूर याद रखना, लुईस एसिड। यार मेटल्स जनरली क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलता हूँ लुईस एसिड। उसका नेचर कैसा होता है, लुईस एसिड के जैसा नेचर होता है, ये आप ध्यान रखें। अगला मैं बताता आपको, बात करेंगे लिगेंड के बारे में। एक नया वर्ड आ रहा है, लिगेंड। लिगेंड का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपाउंड या फिर ग्रुप बोल सकता हूं, एटम का ग्रुप, जो क्या करता है, लॉन पेयर को डोनेट करता है, किसी को देता है, मेटल को डोनेट करता है, उसको बोलता हूं लॉन पेयर, उसको बोलता हूं लिगेंड। तो देखना, ग्रुप विच डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सीएमए
वो सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनता है? एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉन एज लिगेंड। उसको मैं क्या बोलता हूं दोस्त? लिगेंड बोलता हूं। आसान, एकदम शानदार तरीके से। यानी जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर को वो तो हो गया मेटल, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है मेटल को वो हो जाएगा आपका लिगेंड। लिगेंड क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, लोन पेयर डोनेशन। क्या हो रहा है दोस्त? लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर डोनेशन। और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो हो जाएगा आपका लुइस बेस। ये ध्यान रखें, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुइस एसिड है, और जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुइस बेस है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है दोस्त। अब देखना, थोड़ी आपको और बात बताता हूं, एक टर्मिनोलॉजी और आएगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या आएगी दोस्त? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एक ऐसा स्फीयर, ये जो है ना बिग ब्रैकेट, इस बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी सारा मटेरियल होगा उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट स्फीयर। बिकॉज यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है? यहाँ पर होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कौन सी दोस्त? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है। क्लियर? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इसलिए बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। और एक और आएगा आयनाइजेशन स्फीयर। क्या आएगा? आयनाइजेशन स्फीयर। तो देखना, इस बड़े ब्रैकेट के दोनों साइड, इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट, जो इस बिग ब्रैकेट के साथ में आयन से आयनिक बॉन्ड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का अट्रैक्शन करता है, उसको बोलता हूं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड से जो जुड़ता है उसको बोलता हूं आयनाइजेशन स्फीयर। ये जो ब्रैकेट के दोनों साइड जो जगह है जहां पर कोई एलिमेंट जुड़ेगा उसको बोलता हूं आयनाइजेशन स्फीयर। ये आपको हो जाएगा आयनाइजेशन स्फीयर। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कोई, जैसे एक एग्जांपल मैंने ले रखा है K4FeCN6 वाला, ये देखो। अगर मैंने ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिया है, तो अगर आपको इनके बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको चाहिए तो किस तरीके से करना देखा। तो सबसे पहले बात करता हूं, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये कौन सा स्फीयर है? ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो देखना मैंने बताया था, ये आपस में यहाँ कैसे जुड़ते हैं? ये आयनिक बॉन्ड जुड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा आयनाइजेशन स्फीयर। कैसा होगा? ये आपका होगा आयनाइजेशन स्फीयर। ओके, क्लियर। अब देखिए, ये आपका होगा सेंट्रल मेटल एटम, और विच इज जनरली एक्सेप्ट्स द लोन पेयर इज आल्सो नोन एज लुइस एसिड। ये लुइस एसिड, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है दोस्त, ये आपका होगा लिगेंड। ये क्या है दोस्त? लिगेंड। और लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर डोनेट्स करता है, तो क्या हो जाएगा आपका? लुइस बेस। ये आपका लुइस बेस। ठीक है सर, बाकी सब मटेरियल हो चुका है। ये 6 क्या है इसके बारे में आपने नहीं बताया। ये देखिए दोस्त, ये जो 6 लिखा है ये आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है दोस्त? कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको शॉर्ट बोलता हूँ CN से। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? देख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है दोस्त? देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसी को बोलता है कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर ऐसा बोल सकता हूं, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। देखना यहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया दोस्त? इसका 6 हो गया। तो देखना, number of coordinate bond, number of coordinate bond formed by central metal atom। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो सेंट्रल मेटल एटम बनाता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलता हूँ। आई होप आपको ये ब्रीफ नॉलेज, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात क्लियर हुई होगी। अपन लिगेंड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले, लिगेंड किस तरीके से काम करता है, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकता है, क्या क्या उसकी टेंडेंसी होती है, वो सारी बात अपन थोड़ा सा आगे जानने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का क्लासिफाई करते हैं। तो लिगेंड में सबसे पहले बात करता हूं मैं क्लासिफिकेशन के अंदर, बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी। सबसे पहले बात करें डेंटिसिटी पे बेस्ड लिगेंड कितने टाइप होते हैं, तो लिखना बेस्ड ऑन देयर डेंटिसिटी।
क्या वर्ड लिखा मैंने? डेंटिसिटी। सर ये डेंटिसिटी क्या है? क्या आपको पता है डेंटिसिटी क्या है? डेंटिसिटी का मतलब होता है उसकी पावर, उसकी औकात, कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड उसकी डेंटिसिटी। आसान है ना यार, लिगेंड की डेंटिसिटी, वो कितनी औकात रखता है लोन पेयर डोनेट करने की, उसी को बोलता हूँ डेंटिसिटी। अरे यार मैं थोड़ा देसी बोलता हूँ, ठीक है। तो देखिए डेंटिसिटी, टेंडेंसी, या फिर ऐसा बोल दूं पावर ऑफ डोनेट लोन पेयर इज कॉल्ड डेंटिसिटी। यानी लोन पेयर को डोनेट करने की जो पावर है उसको मैं बोलता हूँ डेंटिसिटी। और लिगेंड का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी के बारे में। डेंटिसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके बेसिस पे मैं उसको करता हूँ क्लासीफाई। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या लिखता हूँ? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड, ये क्या होगा? डेफिनेशन बिल्कुल आसान होगी इसकी, देखना। टाइप ऑफ लिगेंड which have only one donor group is known as monodentate ligand। क्या बोलूंगा उसको मैं? मोनोडेंटेड लिगेंड बोल दूंगा मैं उसको, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा लिगेंड जिसके अंदर ओनली एक डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो, ओनली वन डोनर ग्रुप प्रेजेंट, इज नोन एज मोनोडेंटेड लिगेंड, इज नोन एज मोनोडेंटेड लिगेंड। सर इसके एग्जांपल्स अभी अपन भर भर के पूरे इंडेक्स बनाने वाले हैं, ठीक है। अभी आप एक बार डेफिनेशन समझिए कि ऐसा लिगेंड, ऐसा कोई भी लिगेंड जिसके पास में ओनली वन डोनर ग्रुप प्रेजेंट होता है, या फिर ऐसा बोल सकता हूं वो ओनली वन लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, उसको बोलता हूं मोनोडेंटेड लिगेंड। आसान, एकदम सस्ते में। अगला देखो, अगला लिखता हूं मैं एडिंग बाइडेंटेड लिगेंड। क्या लिखता हूं दोस्त? बाइडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल सेम डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, बाइडेंटेड लिगेंड। तो क्या होगा इसका? लिगेंड, दिस टाइप ऑफ लिगेंड विच हैव टू डोनर ग्रुप, है ना। क्या होगा इसके अंदर? विच हैव टू डोनर ग्रुप इज नोन एज बाइडेंटेड लिगेंड। यानी ऐसा लिगेंड जिनके पास में दो डोनर ग्रुप होते हैं, वो दो लोन पे डोनेट कर सकता है, उसको मैं बोलता हूँ बाइडेंटेड लिगेंड। यार ऐसा लिख दो ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, या फिर साथ लिख दो पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड में लिख दूंगा मोर देन टू डोनर ग्रुप प्रेजेंट इज नोन एज पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो अगला आपको हो जाएगा पॉलीडेंटेड लिगेंड। आसान है ना भाई? ओ मेरे मित्र, एकदम टॉप क्लास तरीके से। तो देखना, दिस टाइप ऑफ लिगेंड which have more than two donor atom is known as polydentate ligand। लो भाई, पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब बताओ, क्या आपको डेफिनेशन डाउट आ रहा है? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, है ना। सर डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं है, आप तो हमें एग्जांपल्स बताओ, एग्जांपल सारी बात करेंगे। चलिए दोस्त एग्जांपल बताता हूँ। मोनोडेंटेड की मैं पहले बात करूंगा। मोनोडेंटेड लिगेंड में, मोनोडेंटेड लिगेंड, इसमें आपका जो लिगेंड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो लिगेंड आपका नेगेटिव भी हो सकता है, और वो लिगेंड आपका न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला लिगेंड, नेगेटिव वाला लिगेंड और न्यूट्रल वाला लिगेंड। लेकिन मैं ये दो बात बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दो पॉइंट आप और देखिए। अगर आपका लिगेंड पॉजिटिव वाला है, इफ लिगेंड, अगर लिगेंड पॉजिटिव है तो उस पर एक सफिक्स लगा देते हैं, वो सफिक्स होता है आपका ईएम। वो सफिक्स क्या लगा देते हैं? ईएम। ईएम जो सफिक्स का मतलब होता है कोई नाम के पीछे जुड़ने वाला। तो अगर आपका लिगेंड पॉजिटिव वाला है तो आपको सफिक्स लगाना ईएम, और अगर आपका लिगेंड नेगेटिव वाला है, लिगेंड क्या दोस्त? नेगेटिव अगर आपका लिगेंड है तो फिर आपको सफिक्स लगाना पड़ेगा ओ। क्या लगाना पड़ेगा? ओ आपको जोड़ना पड़ेगा, नाम के पीछे ओ जोड़ दो। जैसे देखना मैंने से लिखा Cl माइनस, तो ये क्लोरो, जनरली क्लोरीन तो निकाल के लिख दिया क्लोरो।
जैसे यहाँ देखना O प्लस लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजेनियम, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ऑक्सीजेनियम। ऑक्सीजेनियम, देखो IUM लगा दिया मैंने। इसी तरीके से मैंने लिख दिया NO प्लस, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। तो देखो ये लगा दिया IUM। इसी तरीके से मैंने OH माइनस लिख दिया, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सो O। नेगेटिव इसलिए O और पॉजिटिव इसलिए IUM। ये आपको नाम के पीछे लगाना होता है, इस तरीके से लिगेंड का नाम लिखना होता है, ठीक है। अब अपन इनके बारे में इंडेक्स बनाते हैं, इनके एग्जांपल्स लिखे हैं सारे। मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल लिखे हैं, बाइडेंटेट के लिखे हैं, और एक एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल है EDTA हेक्साडेंटेट, वो भी मैंने सारा लिख दिया। चलिए इनके बारे में देखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। तो देखो दोस्त, नाम लिखा है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये आप ध्यान रखना। जब कभी आपको फ्यूचर के अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज काउंट करना पड़ता है, तो चार्ज ध्यान रखना। ये अगर आपको ये सारी स्पीसीज दिखती है लिगेंड के अंदर, ऑल आर न्यूट्रल स्पीसीज, देयर इज नो चार्ज ऑन देम, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। नाम देख लो इनका, NH3 एमीन बोलते हैं, H2O एक्वा, नाइट्रोसिल, फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, डाइऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल एमीन, यूरिया, NH2 हाइड्रोजन, CH3O, CH3 डाइमिथाइल ईथर, ये कार्बोनिल और ये थायोकार्बोनिल। ये आप जरूर से याद रखें, ये सारे देखो याद रखने वाली चीजें। अच्छा, इनके ऊपर मैं आपको स्टार लगा देता हूँ, कौन से आपके ज्यादा यूज आएंगे। तो ये आपके ज्यादा यूज आने वाले हैं, ये आपके मैक्सिमम टाइम यूज आएगा, ये कार्बोनिल। इसमें जनरल आपको ये यूज आने वाला है, मैक्सिमम जो मैंने स्टार लगाए। बाकी फिर भी चलो रेस्ट ऑफ में है, आपको जो स्टार लगाए वो आपको ज्यादातर याद रखना है। आगे देखो नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड की बात कर देता हूँ। तो नेगेटिव में देखो, या तो मैं इसको लिख दूं फ्लोरो या फिर लिख दूं फ्लोराइडो, IDO भी लगा सकता हूं मैं लिगेंड के पीछे। अगर आपका कोई नेगेटिव लिगेंड है, पीछे IDO लगा रखा है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। मैं IDO नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने दो एग्जांपल बता दिया आपको, जैसे देखो ना, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऑक्साइडो, सल्फोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, इस तरीके से सारा मैं लिख सकता हूँ, IDO कर सकता हूँ। लेकिन रीजन क्या है, ये थोड़ी ओल्ड मेथड है, तो अपन क्या करेंगे, सारे के पीछे O लगा देंगे सिर्फ। अगर आप ये IDO लगा दो तो भी आपका 100% करेक्ट है, अगर आप O लगा दो तो भी आपको 100% करेक्ट है। मैं पे सारा मेथड आपको किससे करूंगा, O वाले से करने वाला। देखो, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सो, सल्फो, हाइड्रोक्सो, मेथोक्सो, सुपर ऑक्सो, पर ऑक्सो, नाइट्राइडो, एजाइडो, एमाइडो, इमाइडो, ये सब इसका एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल हो गए अपने लोन पेयर के। अब देखो नाम ही लिखा नेगेटिव, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जनरली नेगेटिव चार्ज -1 वाले ही है, कुछ के अंदर जैसे -2 है, -2 है या -3 है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सारी चीजों का। बाकी इसके अंदर कौन सा यूज होगा, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, तब याद रह जाएगा आपको। याद होगा एक हाइड्रोक्साइडो या फिर हाइड्रोक्सो, और आपका यूज होगा एमाइडो, ये आपका ज्यादा यूज होने वाला जो मैंने स्टार लगाया। बाकी जनरली फिर भी रेयर केस के अंदर रहेगा, ये ज्यादा यूज होंगे जो स्टार लगाया। आगे देखो पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करता हूँ। चार्ज कैसा होगा, चार्ज होगा पॉजिटिव, सभी के ऊपर पॉजिटिव +1 चार्ज है। देखो ऑक्सीजेनियम, IUM, अभी मैंने बताया था IUM लगाना आपको, ऑक्सीजेनियम, नाइट्रोसोनियम, या फिर मैं इसको बोलता हूँ नाइट्रोसिलियम। क्या बोलता हूँ, नाइट्रोसिलियम, IUM देखो, और NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम। ये आपका एग्जांपल हो गया पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। जितने भी लिगेंड मिलते हैं ना, ये मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, ये सभी एक लोन पे डोनेट करते हैं। याद रखना, सभी क्या करते हैं, एक लोन पे डोनेट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ बाइडेंटेट के बारे में। तो बाइडेंटेट क्या करते हैं, 2 लोन पे डोनेट करते हैं, फिर जो है डोनेशन ग्रुप इनका प्रेजेंट रहता है, फिर डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, फेमस एग्जाम्पल होगा इथाइलिन डाइएमीन, शॉर्ट में क्या बोले इसको, EN। क्या बोलते दोस्त, EN बोलेंगे इसको, EN लिखते हैं ऐसे, EN। नाम क्या है इसका, इथाइलिन डाइमीन। देखो इथाइलिन और डाइएमीन, और देखो ये बना रखा है इसने ऐसे बॉन्डिंग, 2 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलता हूँ बाइडेंटेट। यहाँ पर देखना दोस्त, मेटल को साथ में लेकर, मेटल सहित यहाँ पर क्या हो रही है, 5 मेंबर की रिंग बन रही है ना, 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग बन गई। क्या बन रही है, 5 मेंबर रिंग, जो कि काफी स्टेबल होती है। 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर को जो रिंग होती है वो काफी क्या होती है, स्टेबल होती है। ये बन रही है 5 मेंबर रिंग, ठीक है। यहाँ पर लगभग लगभग सभी में 5 मेंबर रिंग बनती है यहाँ पर, ठीक है। आप ध्यान रखना हर जगह पर। देखो यहाँ पर भी 5 मेंबर हो जाए, देखो 1 2 3, 1 2 कार्बन 3, ये 4 ये 5, इधर देखो 1 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग है। लगभग यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग है, जो कि काफी स्टेबल होती है। इस रिंग को बोलते हैं किलेट रिंग। इस रिंग को क्या बोलते हैं दोस्त, इस रिंग को बोलते हैं किलेट रिंग। ये किलेट रिंग क्या होती है, किस तरीके से बनती है, ये अपन बात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे। आज अपन थोड़ा सा नाम ले लेते हैं इसका, किलेट रिंग, कल अपन इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं।
तो क्या हुआ, इथाइलिन डाइएमीन, इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, बाइडेंटेड लिगेंड है, डेंसिटी इसकी 2 होती है। अच्छा, एक मैं चीज आपको और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ लिखा एमीन, इथाइलिन डाइएमीन, आपको जहां पर भी एमीन दिख जाए, एमीन वर्ड जहां आपको दिख जाए, सारा न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ऑल आर एमीन्स न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है दोस्त, जितनी भी एमीन्स होती है सारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है नेचर के अंदर। आगे देखो ऑक्सिलेटो, क्या लिखा दोस्त, ऑक्सिलेटो, इसको कैसे डिनोट करूंगा, इसको करूंगा OX से, इसका चार्ज होता है C2O4-2, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव में क्या लगाते हैं, O लगाते हैं, देखो ऑक्सिलेटो। ठीक है दोस्त, C2O4-2 इसका चार्ज होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, C2O4 की कार्बन कार्बन, ये O- और ये डबल बॉन्ड O लगा रखा है। क्लियर रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है इसके ऊपर भी, जो भी काफी स्टेबल होती है। अगला देखो डाइपिरिडिन, आपने पिरिडिन तो नाम सुनी होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है पिरिडिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये पिरिडिन है, बेसिक नेचर की होता है। डाइपिरिडिन, 2 पिरिडिन को मैंने जोड़ दिया इस तरीके से, और जो नाइट्रोजन है दोनों के, वो नाइट्रोजन क्या करते हैं, डोनेशन का काम करते हैं, डोनेटिक ग्रुप का काम करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपको यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड, इसको बोलते हैं डाइपाई, क्या बोलेंगे, डाइपाई बोलते हैं, ध्यान रखना सभी लोग, डाइपाई। आगे देखिए ग्लाइसिनेटो, Gly-, ऐसा लिगेंड है जो कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, कोई सिमेट्री नहीं, अनसिमेट्रिकल, भयंकर अनसिमेट्रिकल, देख लो भाई, देखो ये O- इधर डोनेट कर रहा है, इधर अपना नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, इसके ऊपर चार्ज होता है -1, देखो -1 चार्ज है, तो ध्यान रखना ग्लाइसिनेटो के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सबसे फेमस एग्जांपल है, उसका नाम है EDTA, देखो बहुत अच्छा नाम है EDTA, इसके ऊपर चार्ज है -4, यानी लास्ट के अंदर इसमें भी क्या आएगा, O आएगा लास्ट में, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के लास्ट में O लगा देते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, दोस्त बहुत छोटा सा नाम है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो, हेक्साडेंटेट होता है, इसकी डेंटिसिटी 6 है, याद रखना दोस्त, इसकी डेंटिसिटी 6 होती है, हेक्साडेंटेट होता है ये। अब देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये देखो इथाइलिन डाइएमीन, और देखो CH3CO- को अपन क्या बोलते हैं, देखो बेसिकली CH3COOH, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक एसिड, अगर मैं यहाँ से H हटा दूं तो जो O नेगेटिव लगता है उसको बोलते हैं एट, एसिटेट, क्या बोलते हैं, एसिटेट। तो देखो एसिटेट, और O क्यों लगा रहा है, एसिटेटो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव, इसलिए मैं लिख दिया एसिटेटो। तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो, 4 बार एसिटेट है, 4 बार नेगेटिव चार्ज है, -4 लिख दिया, तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो इसका नाम हो गया। डेंटिसिटी जरूर याद रखना, इसकी होता है हेक्साडेंटेट, 6 होती है इसकी डेंटिसिटी। ठीक है दोस्त, तो आई होप आपको लिगेंड के बारे में और जितने भी ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो इस चैप्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर के लिए काफी खास इंपॉर्टेंट जो भी बेसिक बातें थी सारी आज अपन ने करी। कल अपन कुछ और लिगेंड्स के बारे में बात करके फिर अपन इनके कुछ रूल्स होता है, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, और उसके बाद उसके नोमेनक्लेचर के बारे में आगे अपन बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए अपन इतने ही पढ़ते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।